नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे लघु उपन्यास सुहाग का तीसरा और अंतिम भाग। तो आइए सुनते हैं कहानी। अब तक आपने सुना था कि अल्हड़ सी सरगम के साथ में संयम का विवाह होता है। संयम बड़ी ही समझदारी के साथ और बड़े ही संयम के साथ में सरगम को समझदार मैच्योर होने के लिए समय देता है। धीरे धीरे सरगम भी अपना बचपना छोड़कर समझदार होती जाती है। उनकी जिंदगी अच्छे से चल पड़ती है। उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। दमयंती बुआ उनके साथ में रहने लगती है। लेकिन अचानक ही संयम एक रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो जाता है। संयम के पास जब वो दोनों पहुंचती है तो संयम सरगम से वचन लेना चाहता है कि अगर संयम की मौत हो गई तो सरगम अकेली नहीं रहेगी, वह दूसरा विवाह जरूर कर लेगी। सरगम को उसके ऑफिस में जॉब मिल जाती है। दोनों बच्चों और बुआ के साथ वो जैसे तैसे अपना जीवन आगे बढ़ा रही है कि तभी उसके जीवन में कमलेश्वर आ जाता है। इतना हमने पढ़ा था, तो अब आगे पढ़ते हैं। चलिए सुनते हैं कहानी सुहाग भाग 3 अंतिम भाग। फिर एक रोज दोपहर के समय सरगम खाना खाने के बाद ऑफिस की बालकनी में अकेली खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। तभी कमलेश्वर भी उसके पास खड़ा हो गया और जैसे ही कमलेश्वर ने कहा जरा सुनिए तो सरगम ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ कमलेश्वर के गाल पर दे मारा और वहां से चली गई। कमलेश्वर अपना गाल सहलाते हुए सरगम को जाता हुआ देखता रह गया। उस दिन कमलेश्वर का पूरा दिन खराब निकला। अनमने मन से घर पहुंचा, दरवाजे खोलते ही देखा तो एक चिट्ठी नीचे पड़ी थी। लेकिन इतनी जल्दी चिट्ठी का जवाब आ गया? भाई बड़ी फास्ट सर्विस हो गई डाक खाने की। अभी सुबह ही तो घर डाक भेजी थी। कमलेश्वर ने चिट्ठी देखी तो उस पर संयम का नाम लिखा था। उसने अपनी पड़ोसन वसुधा से संयम के बारे में पूछा तो वसुधा बोली, हाँ, आपसे पहले वो इस घर में रहते थे। उनके गांव से चिट्ठी आई होगी। अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनका परिवार इसी कॉलोनी में रहता है। मैं आपको मकान का नंबर बता देती हूँ, आप चिट्ठी उन तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है कि चिट्ठी बहुत जरूरी हो। उन लोगों से कहिएगा कि अपना नया एड्रेस सबको बता दे, नहीं तो उनकी चिट्ठी आपके पते पर ही आती रहेगी। जी भाभी जी, आप ठीक कहती हैं। फिर कमलेश्वर ने पता पूछा और सही जगह चिट्ठी पहुंचाने चल पड़ा। कमलेश्वर ने नए पते पर पहुंचा तो देखा कि ये तो वही घर है जहां उस दिन मंदिर वाली सरगम भीतर गई थी। इसका मतलब है कि ये सरगम का घर है। उसने दरवाजे पर पहुंचकर डरते हुए डोरबेल बजाई और अपने दोनों गालों पर हाथ रख लिए कि कहीं फिर से थप्पड़ ना पड़ जाए। दमयंती बुआ ने दरवाजा खोला और पूछा, जी कहिए, क्या काम है? कमलेश्वर ने चिट्ठी दिखाते हुए कहा, शायद आपकी चिट्ठी है, मेरे पते पर आ गई थी। शायद पहले आप लोग उस घर में रहते थे। कमलेश्वर के इतना कहते ही पीछे से सरगम ने दमयंती से पूछा, बुआ कौन आया है? तू ही आकर देख ले, दमयंती बोली। दमयंती बुआ की बात सुनकर सरगम दरवाजे पर आई। कमलेश्वर से बोली, ये कहाँ की शराफत है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ये क्या नौटंकी लगा रखी है? अभी ऑफिस में कंप्लेन कर दूंगी ना तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। समझे बच्चों? जी, मैं तो बस ये चिट्ठी देने आया था जो मेरे पते पर आ गई थी। शायद आप पहले उसी घर में रहती थी, कमलेश्वर बोला। ठीक है, लाइए चिट्ठी और मुझे दीजिए। जी, आपसे कुछ और भी पूछना था। कसम खाकर कहता हूँ कि अगर मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा तो आगे से फिर मैं कभी भी आपका पीछा नहीं करूंगा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप ये निशान पहचानती हैं? कमलेश्वर ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। सरगम ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, तुम कमल हो? ये तो बचपन में मैंने ही तुम्हारे हाथ पर दांत गड़ाए थे। ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं कहा? ऊपर से आज मुझसे पिट भी गए। तो तुम्हें मैं आज भी याद हूँ? मैं तो समझा कि तुम मुझे भूल गई। बचपन के दोस्त आसानी से नहीं भुलाए जाते, सरगम बोली। सरगम, तूने इन पर अपना हाथ उठाया? बुआ, मुझे लगा कोई लफंगा है जो मेरा पीछा कर रहा है। गुस्सा आ गया तो धर दिया गाल पर झापड़। मुझे क्या मालूम कि यह कमल है? ये पहले नहीं बता सकता था? इसके मुंह में दही जमा था क्या? अब आ ही गया है तो अंदर बुला ले बेचारे को, और कितना हैरान करेगी। आओ बेटा, तुम भीतर आओ, खाना भी तैयार हो रहा है। अब खाना खाकर ही जाना। इसे तो अकल ही नहीं है। बता, तो लड़के को झापड़ जड़ दिया। तो और क्या करती? लगातार पीछा करे जा रहा था। पहले ही बता देता कि मैं कमल हूं तो मैं ऐसा क्यों करती?
इसकी तो बचपन से ही आदत थी मुझे परेशान करने की। सरगम बोली, तुमने बताने के लिए मौका ही कहाँ दिया, हमेशा मुंह मोड़कर चली जाती थी। मैं परेशान करता था तुम्हें या तुम मुझे परेशान करती थी? झूठी कहीं की। बुआ जी, ये जब देखो तब मुझे मारती थी, लड़ती रहती थी। आपने भी देखा ना मेरे हाथ में इसके काटने का निशान। अच्छा अच्छा, चलो दोनों झगड़ो मत, इतने सालों बाद मिले हो तो दो घड़ी ठीक से बातें कर लो। आप सही कहती है बुआ जी, जब देखो तब यही मुझसे लड़ती रहती है। हाँ हाँ, मुझ में कांटे लगे हैं ना। तो सुनती क्यों नहीं है सरगम, अभी भी लड़के से बहस की जा रही है। तो इससे बातें कर ले, खाना मैं बना लेती हूँ। दमयंती बुआ बोली, ना ना बुआ जी, आप इससे पहले बातें करो, खाना मैं बनाती हूँ। सरगम बोली, पहले ये तो बता चिट्ठी किसकी है। फिर सरगम ने चिट्ठी खोली। दमयंती बुआ से बोली, दिनेश मामा की है, खैर खबर पूछ रहे हैं तो कल ही जवाब दे देना और साथ में नया पता भी बता देना, नहीं तो खाम खा में कमलेश्वर को फिर परेशानी होगी। हाँ बुआ जी, कल ही जवाब दे दूंगी। सरगम इतना कहकर फिर से रसोई में चली गई। तो बेटा, ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई? ना बुआ जी, अब तक कोई मिले ना। कमलेश्वर सकुचाते सा बोला, ऐसा कैसे कि तुझ जैसे भले लड़के को आज तक कोई लड़की न मिली? बस बुआ जी, नहीं मिली। फिर बुआ जी ने सरगम की राम कहानी कमलेश्वर को कह सुनाई। यह सुनकर कमलेश्वर को बहुत दुख हुआ और सरगम को की चिंता भी हुई। उस रात कमलेश्वर ने सबके साथ खाना खाया, बहुत सी बातें की, बच्चों के साथ भी खेला। बड़े दिनों बाद आज सरगम के घर पर कोई मेहमान आया था, वो भी बिल्कुल अपना सा, जिसे वो बचपन से जानती थी और पूरी तरह से उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकती थी। आज कमलेश्वर बहुत खुश था, जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था, आखिर उसे मिल ही गई। उसका मतलब ये था, उसकी दुआ सच्ची थी, जिसे ईश्वर ने कबूल कर लिया और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा भी दिया। कहते हैं ना कि सच्चे दिल से अगर कुछ भी मांगो तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने दिलाने में जुट जाती है। वो अपने बिस्तर पर लेट गया, सरगम के बारे में सोचने लगा कि बेचारे ने कितने दुख सहे, लेकिन अब वो उसे मिल गई तो उसे कोई भी कष्ट न होने देगा। उसके सारे दुख और तकलीफें अपने सिर ले लेगा। यही सोचते सोचते कमलेश्वर सो गया। उधर बिस्तर पर लेटती सरगम भी कमलेश्वर के बारे में ही सोच रही थी। ये तो जैसा पहले था वैसा अब भी है। दब्बू कहीं का, पहले भी मुझसे मार खाता था और अब भी मार खा गया बेचारा। उसी दिन पूछ लेता, जिस दिन पहली बार मंदिर में मिला था, तो कम से कम बेचारे को झापड़ तो न पड़ता। और ये सोचकर सरगम को हंसी आ गई। क्यों हंस रही है रे बिना बात के? उसकी हंसी सुनकर दमयंती ने पूछा। कुछ नहीं बुआ, कमल के बारे में सोचकर हंसी आ रही थी कि बचपन में भी मुझसे पिटता और अब भी पिट गया, लेकिन उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मुझसे उम्र में एक ही साल तो बड़ा है, चाहता तो मेरे बाल खींच लेता, झापड़ मार देता, लेकिन उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। गलती मेरी होती तो और मैं ही रूठती तो मनाने भी वही आता। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। अच्छा ठीक है, अब सो जा, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। हाँ बुआ। और इतना कहकर सरगम सोने की कोशिश करने लगी। बुआ ने भी करवट ले ली और सोचने लगी, आज कितने अरसे बाद सरगम के चेहरे पर हंसी आई है, नहीं तो कितनी बुझी बुझी सी रहती थी वो। अभी उम्र ही क्या है बेचारी की, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा दुख मिल गया उसे। ना जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी है, बेचारी बच्ची को कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। कितना अच्छा हो अगर कोई उसका हाथ थाम ले, उसके बच्चों को सहारा मिल जाए। अगर कमलेश्वरी उसकी जिंदगी में उसके सुख दुख का साथी बनकर आ जाए तो कितना अच्छा हो। कितना अच्छा लड़का है, मुझे तो उसमें संयम की झलक दिखाई देती है। स्वभाव का भी वैसा ही उदार और शिष्ट है। काश कि सरगम का वो साथी बन जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी और चिंता से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन क्या वो एक विधवा और जिसके दो बच्चे भी है उससे विवाह करेगा? पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है आगे, ना जाने कैसे काटेगी बेचारी। मैं जानती हूँ कि विधवा का जीवन कैसा जीवन होता है, पल पल मर कर जीना पड़ता है औरों के लिए। हे ईश्वर, बच्ची की मदद करो, उसे उसकी मंजिल की ओर ले जाओ और उसकी मंजिल कमलेश्वरी ही हो। मन ही मन दमयंती बुआ सरगम के लिए दुआएं मांग रही थी। वो सरगम को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती थी। वो जानती थी कि इस जालिम समाज में अकेली नारी का रहना कितना मुश्किल रहता है। तरह तरह की गंदी निगाहों से लोग उसकी ओर देखते हैं। अकेली औरत को कहीं भी ठौर ना मिलता
और मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरे सरगम के साथ ऐसा हो। भगवान, मेरे ऊपर तो सदा मेरे बाबूजी का हाथ रहा तो मेरी जवानी को दाग ना लगा, लेकिन सरगम के ऊपर कोई भी ऐसा हाथ नहीं है जो उसे छत्र छाया दे सके। सोचते सोचते दमयंती को नींद आ गई। अब कमलेश्वर एक दो दिन बाद शाम के वक्त सरगम के घर आई जाता। साथ में जो सब्जी उसे खानी होती लेता आता। कभी बच्चों के लिए मिठाई ले आता तो कभी फल। उसका घर आना बच्चों को भी भाने लगा था। वे कमल अंकल कहकर उसकी गोद में चढ़ जाते और कमल भी उन्हें प्यार से गले लगा लेता। दमयंती देखती तो खुश हो जाती। कभी कभी पूरा परिवार कमल के साथ घूमने बाहर चला जाता। सरगम का कमलेश्वर से मेलजोल माधुरी को बिल्कुल भी न सुहाता था। वो कॉलोनी में घूम घूम कर दोनों की दोस्ती को लेकर कीचड़ उछालने लगी। माधुरी ने आग लगाई तो कॉलोनी वालों को भी उनकी दोस्ती खटकने लगी। जब ये बात वसुधा तक पहुंची तो उसने माधुरी को डांटा भी कि किसी पर बिना सबूत के इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं। जब तुम आंखों से देख लो तब कुछ कहना। मैं सरगम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मैंने सरगम के बारे में आज के बाद कुछ भी उल्टा सीधा सुना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वसुधा की बातें सुनकर माधुरी को मिर्ची लग गई और सड़ा सा मुंह बनाकर वो वहां से चली गई। ये बात उड़ते उड़ते सरगम तक भी पहुंची। उसे ये बात वसुधा दीदी नहीं बताई, लेकिन सरगम बोली, दीदी वो मेरे बचपन का दोस्त है। वो एक दोस्त के नाते कभी कभी मेरी मदद कर देता है। उसके परिवार का मेरे परिवार से बहुत ही गहरा नाता था। उसी नाते को निभाने चला आता है। अच्छा ये सब छोड़, माधुरी तो गंदे दिमाग की औरत है, इसलिए उसके दिमाग में ये सब बातें चलती रहती। तुझे खुशखबरी सुनाती हूँ। तू तो जानती है कि अवंतिका स्कूल में नौकरी करती है। तेरे साथ ही तो पढ़ी, लेकिन तेरी शादी तो कच्ची उम्र में हो गई थी। तुझे पता है अवंतिका ने अपने लिए एक लड़का चुन लिया है और अगले हफ्ते ही उसकी शादी हम लोग करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने तो। शादी कहाँ से होगी? वहीं से जिस शहर में अवंतिका नौकरी करती है। लड़का भी वहीं का है। वसुधा बोली, यहाँ से होती तो मैं भी शामिल होती। खैर रहने दीजिए, बच्चों को भी ले जाना पड़ेगा और बुआ को भी। और बुआ को ले जाना ठीक नहीं रहेगा। मुझे पता है वो नहीं जाएंगी। सरगम बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी शॉपिंग तो करवा सकती है। सबके लिए साड़ियाँ खरीदनी है। अवंतिका के लिए भी कुछ ना कुछ लेना है। सरगम बोली, दीदी मैं जरूर शॉपिंग करवाऊंगी आपके साथ। आपका ये काम तो मैं करवा ही दूंगी। और फिर से एक दो दिन की छुट्टी लेकर उसकी शॉपिंग करवाई। खुशी खुशी वसुधा अवंतिका की शादी में चली गई और वसुधा के कॉलोनी से बाहर जाने का फायदा माधुरी ने आखिर उठा ही लिया। माधुरी तो इसी ताक में थी कि कब वो सरगम और कमलेश्वर को साथ साथ देख ले और उनके रिश्ते को कलंकित कर दे। सरगम को खुश देखकर उसके सीने में सांप लौटने लगते। वो खुद एक चरित्रहीन महिला थी, इसलिए तो अब तक उसने शादी नहीं की थी। वो मौके की तलाश में थी और आखिरकार उसे एक दिन मौका मिल ही गया। वट सावित्री का त्योहार था। इत्तेफाक से उस दिन इतवार था। सबकी ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन कॉलोनी की बहुत सी सुहागिनों ने व्रत किया और संपूर्ण श्रृंगार करके पूजा के लिए कॉलोनी के बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठी हो गई। वो बरगद का पेड़ सरगम के घर के ठीक सामने था और बरगद के पेड़ के बिल्कुल बगल में छोटा सा मंदिर और कुआं भी था। आज पंडित जी ने पूजा के लिए कुएं में छोटी सी पीतल की बाल्टी लटका कर रखी थी। वो इसलिए कि सभी औरतें पूजा के लिए कुएं का पानी इस्तेमाल करें। कमलेश्वर इतवार होने की वजह से सरगम के घर पहुंच गया था। बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ले गया था। बुआ बोली, अब आ गए तो दोपहर का खाना खा कर ही जाना। बच्चों ने खिड़की से देखा कि सब पूजा कर रही थी तो वे भी पूजा देखने की जिद करने लगे। लेकिन सरगम बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो भी पहले इस व्रत को करती थी, लेकिन संयम के जाने के बाद उसकी मांग से सिंदूर ही चला गया था तो किसके लिए व्रत करती। सभी सुहागनों को देखकर उसने सोचा कि आज संयम होता तो वो भी इसी तरह दुल्हन की तरह सज धज कर पूजा करती। बच्चों के ज्यादा जिद करने पर सरगम को बाहर आना ही पड़ा। बच्चों के साथ साथ बुआ भी बाहर निकल आई। सब बाहर निकले तो कमलेश अकेले घर में क्या करता, वो भी बाहर निकल आया और सभी पूजा देखने लगे। पूजा देखने के लिए कॉलोनी की और भी औरतें इकट्ठी हो गई थी जो इस व्रत को नहीं करती थी। वो भी सबके साथ में वहां पर माधुरी भी थी। माधुरी को तो मौका मिल गया। आज उससे पूजा बस खत्म ही हुई थी। पंडित जी कथा बाजकर मंदिर में पहुंचे ही थे कि माधुरी ने वहां मौजूद महिलाओं से खुसर पुसर करने शुरू कर दी। बोली, देखो तो सुहागिनों के बीच में ये अभागन क्या कर रही है।
यही तो होता है, लोगों को दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। अपना सुहाग और मांग का सिंदूर तो खो दिया और दूसरों पर नजर लगाने आ जाते हैं। माधुरी की बात सुनकर सरगम को बहुत बुरा लगा और वो घर के भीतर जाने लगी। लेकिन दमयंती बुआ ने उसे इशारे से घर के भीतर जाने से मना कर दिया तो सरगम रुकी। ये बात कमलेश्वर को भी बहुत बुरी लगी थी, लेकिन उसने सोचा औरतों का मामला है, उसका बोलना ठीक न रहेगा। तभी माधुरी आगे बोली, देखो तो इतना सुनने के बाद भी लोगों को जरा से भी शर्म नहीं रह गई है, बेशर्मों की तरह यहीं खड़े हैं। थोड़ी देर में माधुरी की लगाई आग से धुआं उठने लगा। कुछ औरतें माधुरी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही कहती हो माधुरी, लोगों में शर्म लिहाज तो जैसे रह ही नहीं गया है। कब से सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। हमारी भी बहू बेटियां इस कॉलोनी में रहती है ना जाने उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन लोग मानते ही नहीं, बेशर्मी जो ओढ़ रखी है। उन सब की बात सुनकर अब दमयंती बुआ चुप न रह सकी और सबसे बोल पड़ी, आप सब लोगों के कहने का क्या मतलब है? जो कुछ कहना है खुलकर कहिए ना। तभी माधुरी बोली, अब भला बोलने लायक रह क्या गया है? हम सब अंधे नहीं है, हम सबको सब दिखाई देता है। जो अनर्थ हो रहा है ना, उस अनर्थ को आपके अलावा सभी देख रहे हैं। कैसा अनर्थ हो रहा है भला मैं भी तो सुनो। किसी पर ऐसे कैसे झूठा इल्जाम लगा सकती हैं आप सब? दमयंती बुआ बोली। तभी उनमें से एक और बोली, वाह जी वाह, झूठा इल्जाम? आपके घर में जो हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है मेरे घर में? दमयंती बुआ ने पूछा। यही कि जवान विधवा बहू से मिलने गैर मर्द आता है और आपको कोई एतराज नहीं है। किसे गैर मर्द कह रही हो? वो तो उसके बचपन का दोस्त है। दमयंती बुआ बोली। उनमें से एक फिर बोली, जाओ जी जाओ, हमने ऐसे बहुत से बचपन के दोस्त देखे हैं। दोस्ती की आड़ में पराए मर्द के संग गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं और इसे अब दोस्ती का नाम दे रही है। तभी सरगम चीख पड़ी, ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? मैं कुछ बोल नहीं रही तो कोई कुछ भी कहता रहेगा। मुझे पता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। पाप करने वाला कभी अपना पाप स्वीकार नहीं करता सरगम, वही तुम भी कर रही हो। माधुरी बोली, मुझे पता है माधुरी, ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। जब मैं निर्दोष हूँ तो क्यों कहूँ कि मैं पापिन हूँ? भगवान साक्षी है कि मेरे मन में कोई खोट नहीं है। उनमें से एक फिर बोली, सरगम तुम हमें क्या बता रही हो? क्या हमें दुनियादारी नहीं मालूम? जवान औरत को देखकर हर मर्द बस यही चाहता है कि कब वो उसके आगोश में आ जाए। ये कैसी गंदी बातें कर रही हैं आप लोग मेरे लिए? ये कहते कहते सरगम रो पड़ी। अच्छा जी, देखो तो कैसा जमाना आ गया, पाप ये करे और हम कहे भी ना कि तुम गलत कह रही हो। उनमें से एक फिर से बोली, तो क्या चाहते हैं आप लोग? सरगम ने पूछा। तुम कॉलोनी में ये गंदगी फैलाना बंद करो, माधुरी बोली। मैंने कोई गंदगी नहीं फैलाई, मुझे मेरे बच्चों की कसम, सरगम ने बोला। तो फिर कमलेश्वर तुम्हारे घर में दिन रात क्यों घुसा रहता है? वो केवल दोस्त है मेरा और कुछ नहीं। तुम झूठ बोलती हो, माधुरी बोली। मैं झूठ नहीं बोलती। देखो तो कितनी सती सावित्री बनती है, इसकी तो नस नस में झूठ है, माधुरी बोली। चुप हो जाओ तुम सब लोग, अब मुझसे और नहीं सुना जाता। और सरगम अपने कानों पर हाथ रखते हुए रोते हुए जमीन पर बैठ गई। अब कमलेश्वर इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो सरगम के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए मंदिर तक ले गया। मंदिर से उसने सिंदूर उठाया और सरगम की मांग भर दी। फिर बोला, अब आज के बाद कोई भी सरगम का नाम नहीं उछालेगा। आज से वो मेरी ब्याहता है, मेरी पत्नी है। मैं देवी माँ को साक्षी मानते हुए आज इसे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूँ। आज से ये बच्चे भी मेरे बच्चे हैं और दमयंती बुआ मेरी माँ है। अब वहां मौजूद औरतों के मुंह पर ताला लग चुका था और सब जहां तहां तितर बितर हो गई। अपनी चाल उल्टी पड़ती देख सबसे पहले तो माधुरी भागी। पंडित जी भी कब से खड़े खड़े सब देख रहे थे, लेकिन पंडित जी की भी औरतों के बीच में कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ रही थी। सरगम के पैर लड़खड़ा गए तो कमलेश्वर ने उसे हाथ पकड़कर मंदिर के पास पैड़ी पर बिठा दिया। सरगम ने आंखें मूंद ली और दीवार से सिर टिका लिया। कमलेश्वरी ने तुरंत कुएं से पीतल की छोटी सी बाल्टी में पानी भरा और सरगम के पास आकर उसकी आंखों पर पानी के छींटे मारे। सरगम ने अब आंखें खोली और गुस्से से बाल्टी उठाई और अपने सिर पर उड़ेल ली, जिससे उसकी मांग का सिंदूर धुल जाए। और फिर आवेश में आकर बोली, नहीं बनना मुझे किसी की पत्नी। लो धुल गया सिंदूर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मांग में सिंदूर भरने की? ये करके तुम साबित क्या करना चाहते कि तुम मेरे बहुत बड़े हितैषी हो? मैं विधवा हूँ इसका मतलब मैं असहाय हो गई हूँ?
मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं खुद को और अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं। तुमने मेरी मांग भर दी तो क्या मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी? मेरे पति संयम थे और हमेशा वही रहेंगे। मैं उनसे ही प्यार करती थी और ताउम्र उनको ही चाहती रहूंगी। क्या हुआ जो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा रहते हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम चले जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल कभी मुझे मत दिखाना। इतना कहकर सरगम ने कमलेश्वर की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। सरगम की बात सुनकर पंडित जी सरगम के पास आकर बोले, बेटी, इस बच्चे ने देवी माँ को साक्षी मानकर तेरी मांग भरी है, वो भी इन समाज वालों का मुंह बंद करने के लिए। मैं ये तो नहीं कहता कि इस बच्चे ने बिल्कुल एकदम सही किया है, लेकिन उसे ये करने के लिए मजबूर किया गया। तुम समाज का मुंह बंद नहीं कर सकती, लेकिन इस बच्चे ने तुम्हारी मांग भर के गंदी सोच वालों की बोलती बंद कर दी है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने मंदिर में अपने पति को ही देवता स्वरूप बिठा रखा है, लेकिन बेटी, तुम ये क्यों नहीं समझ रही कि वो अब तुम्हारी सहायता करने भगवान के घर से वापस नहीं आ सकता? बेटी, माना कि नारी में बहुत शक्ति होती है, साक्षात वो तो काली देवी का स्वरूप है, लेकिन काली माँ भी स्वयं को भगवान शंकर के बिना अधूरा मानती है। तो बेटी, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, क्योंकि तुम अपना भला बुरा समझने में स्वयं सक्षम हो। लेकिन आज के दिन इस बच्चे ने तुम्हारी मांग भरकर गंदे समाज के मुंह पर जोर का तमाचा मारा है। तुम्हारे सम्मान की खातिर ही उसने पल भर में इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब तुम इसे दिल से अपना पति ना स्वीकारो, लेकिन समाज के सामने इसे आज अपना पति स्वीकार लो। यही तुम दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। पंडित जी की बात सुनकर दमयंती बोली, सरगम, पंडित जी की बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन अभी तुम घर चलो, वो सब वहीं सोच विचार करेंगे। सरगम तो बहुत बड़ी उलझन में थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बस अभी यहाँ से जाना चाहती थी। दमयंती ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और कमलेश्वर से इशारों में कहा कि तुम अभी अपने घर जाओ, बाद में तुमसे मिलती हूँ। कमलेश्वर अपने घर लौट गया और दमयंती सरगम और बच्चों को लेकर घर आ गई। घर आकर सरगम फौरन बाथरूम में घुसी और शावर के नीचे खड़े होकर जो बचा खुचा सिंदूर उसके मांग में रह गया था वो भी उसने धो लिया। ये सब दमयंती को अच्छे नहीं लगा, लेकिन वो बोली कुछ नहीं, क्योंकि मामला अभी बहुत गर्म था। दमयंती के बोलने से कहर आ सकता था। उधर कमलेश्वर भी बेहाल सा था, उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। वो ये सब करना नहीं चाहता था। वो तो सरगम को चाहता था, लेकिन इस तरह से उसको अपना बनाना नहीं चाहता था। अपनी जिंदगी में इस तरह से शामिल नहीं करना चाहता था। पर वो करता भी क्या, परिस्थितियां ही ऐसी हो गई। मजबूरीवश उसे ये कदम उठाना पड़ा। वो निढाल सा बिस्तर पर जाकर लेट गया और सोचने लगा कि अब आगे वो क्या करेगा। सरगम तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। कैसे सुलझाएगा वो इस उलझन को? पता नहीं जिंदगी कौन से दोराहे पर लाकर खड़ा करे उसे। घर वालों से भी कुछ कह नहीं सकता। पता नहीं सरगम इस रिश्ते को स्वीकार भी करेगी या नहीं। अचानक ये कैसा तूफान आया उसकी जिंदगी में और एक ही पल में सब बिखर गया। उस दिन उसकी मनोदशा बहुत ही विदीर्ण थी। सबका दिन ऐसा ही गया, ना किसी ने खाना खाया, ना कोई किसी से बात कर रहा था। हाँ, दमयंती बुआ ने जरूर बच्चों को खाना खिला दिया था, लेकिन खुद नहीं खाया था। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। सबके चेहरे पर गम की उदासी के बादल छाए रहे। दमयंती बुआ ने रात का खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर सुला दिया और सरगम से आकर बोली, तू जरा बच्चों को देखना, मैं कमलेश्वर को खाना खिलाकर आती हूँ। सरगम मना तो करना चाहती थी और बुआ से पूछना चाहती थी कि उसे खाना खिलाने क्यों जा रही है, लेकिन उस समय उसने मौन रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि कहता है ना कि मौन सभी समस्याओं का समाधान होता है। उसने सोचा कुछ कहेगी तो ऐसा ना हो कि बुआ को कुछ बुरा लग जाए। उस समय सबकी ही स्थिति ऐसी थी, न बोलते बनता था, न चुप रहते बनता था। दमयंती बुआ कमलेश्वर के घर पहुंची। कमलेश्वर के पास एक ही बिस्तर था और बुआ को उसने उसमें बैठने के लिए कह दिया। बुआ बैठ गई और बोली, ले भाई, खाना खा ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। मन नहीं है बुआ जी, भूख नहीं है। खाएगा नहीं तो आज तूने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर उठाई है उसे कैसे निभाएगा? दमयंती बुआ बोली, सरगम के शब्द तो सुने थे ना आपने? वो कैसी बातें कर रही थी? वो तो मुझसे कोई भी रिश्ता रखने को तैयार नहीं। कमलेश्वर बोला, बस तुझे अपने बचपन के प्यार पर इतना ही भरोसा था?
इतनी जल्दी हार मान गया तू? दमयंती बुआ, आपको कैसे पता चला कि मैं उसे बचपन से चाहता था? बेटा, तुझसे उम्र और तजुर्बे में बड़ी हूँ। तेरी आंखों में पढ़ा है मैंने कि तू उसे कितना चाहता है। लेकिन सरगम को मैं स्वीकार नहीं बुआ जी, कमलेश्वर बोला। बेटा एक बात बोलूं, ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, उसमें एक तरह की शक्ति आ जाती है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभी वो तुझसे नाराज है क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हो गया, इसलिए वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसे थोड़ा वक्त दे, उसका गुस्सा ठंडा हो जाने दे, तब मैं उसे समझाऊंगी। देखना, वो मेरी बात को जरूर समझेगी। आप कहती है तो मैं उस वक्त का इंतजार कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कब तक सरगम के मन के गिले शिकवे दूर होते हैं, कमलेश्वर बोला। और तू ये खाना मेरे सामने खत्म कर, फिर मैं सरगम को भी जाकर खिलाती हूँ। तो आप भी मेरे साथ ही खा लीजिए बुआ जी, कमलेश्वर बोला। नहीं, मैं सरगम के साथ ही खाऊंगी। बच्चों को तो खिलाकर सुलाई थी, तू खा ले, फिर मैं जाती हूँ। दमयंती कमलेश्वर को अपने सामने ही खाना खिलाकर घर वापस आ गई। फिर वे सरगम के लिए भी खाना परोस कर ले आई और उससे खाना खाने को कहा। बुआ जी, मुझे भूख नहीं है, सरगम ने कहा। तो बुआ बोली, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ये कैसी जिद पकड़ कर बैठ गई आप? तू बस खाना खा ले तो कोई जिद नहीं करूंगी। परोसी हुई थाली का निरादर नहीं करते, दमयंती बोली। तो आप मुझे खाना खिलाकर ही मानेंगी क्या? हाँ, आप तो अपने लाडले को खाना खिलाने गई थी, मैंने देखा था जब आप जा रही थी। उसके घर तो आपके हाथ में टिफिन था, सरगम बोली। वो भी तो तेरे वो भी तो मेरे लिए संयम की तरह ही है। उसको ना खिलाती तो भूखा ही सो रहता बेचारा। भूखा सो जाए तो सो जाए, मेरी बला से। इतने निष्ठुर न बन दमयंती, उसने ऐसा काम ही किया है, सरगम बोली। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो कीचड़ तेरे ऊपर उछाला जा रहा था, वो उसने अपने बदन पर ले लिया। तू तो बच गई, लेकिन मेला वो हो गया, दमयंती बुआ बोली। लेकिन बुआ, मेरे दिल में अभी भी मेरे पति समाये है। वो तो मेरे लिए परपुरुष है, लेकिन उसके दिल में तो तू समाई है। तू, बुआ बोली। क्या मतलब? दमयंती बुआ बोली। क्या मतलब? हाँ, मैं ठीक करी हूँ, इसीलिए तो उसने अभी तक शादी नहीं की। क्या कह रही हैं आप बुआ? हाँ, और यही सच है। बचपन से तुझसे इतनी मार क्यों खाता आया है? क्योंकि वो तुझे चाहता था और चाहता है और आगे भी चाहता रहेगा। वो गहरी दोस्ती नहीं, सच्चा प्यार था, दमयंती बुआ बोली। बुआ, मैं अब तो और भी उलझन में फंस गई हूँ, सरगम बोली। तू अब खाना खा, इस पर फिर कभी बात करेंगे, दमयंती बुआ बोली। सरगम कुछ सोचते हुए खाना खाने लगी। दूसरे दिन सरगम ऑफिस नहीं गई। उसने सोचा, ऑफिस वालों तक भी ये बात पहुंच गई होगी तो कैसे सामना करेगी सबका। इसलिए उसने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। यही कमलेश्वर ने भी सोचा और उसने भी एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। दोनों ने सोचा कि शायद हफ्ते भर में मामला कुछ ठंडा पड़ जाए। हफ्ते भर बाद जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो सबकी निगाहें दोनों पर उठ गई। एक ने कमलेश्वर से चुटकी लेते हुए भद्दा सा मजाक करते हुए कहा, क्यों भाई, कहाँ रहे हफ्ते भर? हनीमून पर गए थे क्या? कमलेश्वर उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए आगे बढ़ गया। फिर दोपहर के समय सरगम और कमलेश्वर दोनों का आमना सामना कैंटीन में हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कन्नी काट ली। वहां माधुरी भी मौजूद थी। माधुरी ने सरगम से कहा, और मिसेज कमलेश्वर, कैसा रहा हफ्ते भर का हनीमून? ये बात कमलेश्वर ने भी सुनी। फिर माधुरी की देखा देखी एक दो महिलाओं ने और उससे मजाक करते हुए कहा, भाई अब सुहागिन हो गई हो, सिंदूर क्यों नहीं डाला मांग में? सरगम ने अनसुना कर दिया। फिर एक और बोली, हमने सुना है कि सरगम, शादी के बाद तुम विदा होकर अपने पति कमलेश्वर के घर नहीं आई, अभी तक अपने घर में ही रहती हो। नई नई शादी है, बेचारे की रातें कैसे कटती होंगी तुम बिना? अब कमलेश्वर के सिर से पानी ऊपर हो गया और उसने सबके सामने जाकर तेज आवाज में कहा, आप लोग को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, एक बेबस का मजाक उड़ाते हुए? अरे कुछ तो शर्म करो। अब सरगम मेरी पत्नी है और अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ अनर्गल बात कही तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे मेरी नौकरी से हाथ धोकर जेल ही क्यों ना जाना पड़े। फिर उसने सरगम का हाथ पकड़ा और बोला, चलो सरगम, यहाँ से, ये गंदे लोग तुम्हारे काबिल नहीं है। फिर दोनों कैंटीन से बाहर आने लगे और सरगम कभी कमलेश्वर का चेहरा देखती तो कभी उसके हाथ की पकड़ अपने हाथों में देखती।
उसकी आंखें भर आई थी। जो आज कमल ने सबके सामने उसका साथ दिया था, इसलिए। कैंटीन से बाहर आकर कमल ने उसका हाथ छोड़ दिया और बिना मुड़े बिना कुछ कहे अपने रास्ते चला गया और सरगम उसे जाते हुए देखती रही। वो दिन भर यही सोचती रही कि कमल ने कैसे सबको मुंह तोड़ जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। अब वसुधा भी अवंतिका की शादी से वापस आ गई थी। उसे इस घटना के बारे में पता चला तो मन ही मन मुस्काई। उसे यह अच्छा लगा कि सरगम का साथ हाथ कमल ने थाम लिया है, लेकिन फिर उसने ये भी सुना कि दोनों अभी भी अलग अलग रह रहे, तो कुछ सोच में पड़ गई और उसने इस विषय पर दमयंती बुआ से बात करने की सोची। आखिर वे दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में उन्हें रहना चाहिए। वसुधा एक शाम सरगम के घर पहुंची। वसुधा को देखकर सरगम बोली, दीदी लगता है आप तक भी खबर पहुंच गई। हाँ, मुझे पता चल गया। कॉलोनी की औरतों ने सब बता दिया है मुझे। तो बताओ वसुधा, अब क्या रास्ता निकाले इस समस्या का? दमयंती ने पूछा। मेरे ख्याल से तो बुआ जी दोनों को साथ साथ एक ही घर में रहना चाहिए। अगर दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो कॉलोनी वाले कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे और बेचारी सरगम मानसिक तनाव झेलती रहेगी। ऑफिस में भी तो लोग कई तरह की बातें करते होंगे। क्यों सरगम, करते हैं ना फालतू की बातें? हाँ दीदी, करते तो है। सरगम, समाज ऐसा ही है, कुछ ना करो तो लोग बातें करते हैं और अगर कुछ कर दिया तो फिर तो बातें करेंगे ही। लोग अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, लेकिन दूसरे की गिरेबान पकड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। यही तो दुनिया है, यही समाज है और हम इस समाज को छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन दीदी, ये समाज ऐसा क्यों है? उस दिन इतनी बातें कही गई मेरे बारे में कि कमलेश्वर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे सरगम, एक औरत ही दूसरी औरत को नीचे गिराने से पीछे नहीं हटती। दीदी शायद आप सही कहती हैं। तो अब क्या सोचा है तुमने, बताओ? दीदी अभी तो कुछ नहीं सोचा। मुझे नहीं लगता कि तू उसके संग न्याय कर रही है। उसने तुझे डूबने से बचाया और तूने उसे ही भंवर की ओर धकेल दिया। दीदी मेरे दिल में अभी भी संयम ही बसते हैं। मैं कैसे अचानक से किसी पर पुरुष को अपना पति मान लूं? तेरी बात तो सही है। कौन कहता है कि तू उसे अपने दिल में जगह दे दे? उसने तेरी मांग में सिंदूर डाला है तो उस सिंदूर की खातिर तुम दोनों एक घर में तो रह ही सकते हो, लोगों के मुंह बंद करने के लिए। दीदी, एक ही घर में कैसे रह सकते हम दोनों? मेरा दिल गवारा नहीं करता। अपने दिल को समझा ले सरगम, रहने लगे एक घर में उसके साथ। लेकिन दीदी कैसे समझाऊं मन को? एक बात बोलूं सरगम? दमयंती बुआ बोली। हाँ, तुझे याद है ना कि संयम ने अपने अंतिम सांसें लेते वक्त क्या कहा था? यही कि उसके जाने के बाद सरगम की मांग सुनी नहीं रहनी चाहिए, उसकी दूसरी शादी करवा देना। याद है तुझे कि नहीं? दमयंती बुआ बोले। सब याद है बुआ। तो तू उसकी अंतिम इच्छा का मान रख ले। दमयंती बुआ बोली। सरगम, 2 दिन बाद इतवार है। उस दिन तुम्हारा कमलेश्वर के घर में गृह प्रवेश होगा। मैं तब तक तेरे लिए श्रृंगार का सामान खरीदती हूँ और जोशी जी से कह के उस दिन पूरी कॉलोनी का खाना पीना कर देंगे। सभी की शिकायतें दूर हो जाएंगी। अगर तू कमलेश्वर के घर में रहने लगेगी तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुझे तेरा पुराना घर भी वापस मिल जाएगा। वसुधा बोले। लेकिन दीदी इतनी जल्दी ये सब? ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। तुमने हमारी उलझन दूर कर दी। दमयंती बुआ बोली। ये तो मेरा फर्ज था बुआ जी। सच, तुमने हर कदम पर हर मुश्किल घड़ी में सरगम का साथ दिया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दमयंती बुआ बोली। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। वसुधा यह कहकर चली गई। वसुधा के जाते ही सरगम बुआ से बोली, मैं और कमलेश्वर एक घर में कैसे रहेंगे बुआ? तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। दमयंती बुआ बोली। चिंता कैसे ना करूं? वो पहले मेरा दोस्त था तो मैं उससे लड़ लेती थी, झगड़ लेती थी, लेकिन अब वो रिश्ता बदल गया है। समाज की नजरों में अब वो मेरा पति है। जब हम एक ही घर में रहने लगेंगे तो मैं कैसे उससे नजरें मिला पाया करूंगी? अभी तो हम दूर दूर रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हर घड़ी हर पल एक ही छत के नीचे रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा बुआ जी। अरे तू इतना क्यों डरती है? पहले वो तेरा दोस्त है और दोस्त हर मुश्किल घड़ी में केवल साथ ही निभाते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरगम बोली। और तू समझ ही मत, बस सब भगवान के भरोसे छोड़। खाना खा और चादर तान के सो जा। शायद आप सही कहती हैं बुआ जी। तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं। इतना कहकर सरगम खाना परोसने रसोई में चली गई। इतवार का दिन भी आ पहुंचा। वसुधा और उसके पति ने सभी तैयारियां कर ली।
शाम को गृह प्रवेश होगा, फिर उसके बाद सबका डिनर का आयोजन कमलेश्वर के घर के पास ही निर्धारित किया गया। जोशी जी सुबह से काम में लग गए। हलवाइयों को हिदायत दी गई कि खाना ऐसा बनना चाहिए कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। घर के सामने वाले मैदान में टेंट लगाकर कुर्सियां और मेज डाल दी गई कि जो भी आता जाए खाना खाता जाए। खाना परोसने के लिए कई लड़के भी लगा दिए गए और इधर वसुधा ने अपनी काम वाली बाई से दिन भर कमलेश्वर के घर की सफाई करवाई। फिर द्वार पर चौक पूरा, दरवाजे पर आम की पत्ती और गेंदा के फूलों से बने तोरण को लगाया। दरवाजे के भीतर चावल से भरा कलश रखा, जिसे पांव से गिराकर सरगम भीतर प्रवेश करेगी। फिर कमलेश्वर से बोली, तैयारी रखना दुल्ले राजा, बस दुल्हन को लाने जा रही हूँ। बस जरा तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो दोनों ओर से हूँ, दुल्हे की तरफ से भी और दुल्हन की तरफ से भी। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन सरगम इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है। ये रिश्ता उसके लिए जबरदस्ती का रिश्ता है। बस वही तो, मैंने आधा काम कर दिया है, बाकी का काम तुम्हें करना है। बरखुरदार, तुम्हें उसके दिल को जीतना होगा, उसके मन में अपनी जगह बनानी होगी। आगे की राह आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम कर लोगे। आप ठीक कहती हैं, काश ऐसा हो जाए और वो मुझसे नफरत करना छोड़ दे। कमलेश्वर बोला, ऐसा ही होगा वत्स, आप अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। इतना कहकर वसुधा खिलखिला उठी। भाभी, काश आपकी तरह हर औरत दूसरी औरत के बारे में भला सोचने लगे तो दुनिया की कोई भी औरत कभी भी दुखी ना हो। लेकिन औरत ही तो औरत की दुश्मन होती है, वसुधा बोली। इसलिए तो हमारे समाज में औरतों की ऐसी दशा है। सही कहते हो कमल। चलिए, मैं बाजार से कुछ चादर और गद्दे ले आता हूँ। मेरे पास अभी इतने गद्दे नहीं है, फिर सब आ जाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तुम गद्दे ले आओ। कल परसों तक मैं सरगम का सामान फिर से इस घर में शिफ्ट करवा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो अभी न बर्तन है और न जरूरत का कुछ सामान। तब तक मेरे घर से काम चलता रहेगा। वसुधा बोली, भाभी आप कितनी अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती है आप सरगम का। सरगम तो मेरी बच्ची की तरह ही है। कम उम्र में शादी हो गई। संयम तो उम्र में उससे काफी बड़ा था। वो मुझे दीदी कहता था, इसलिए सरगम भी दीदी कहने लगी। अब तुम सरगम से जुड़ गए हो तो तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं भी आपको दीदी ही कहूँगा। सरगम भी दीदी कहती है, इसलिए। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ और तुम भी अपने काम निपटा लो। और याद रखना, शाम को वो नया कुर्ता पहन लेना जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। वसुधा जाते हुए बोली। वसुधा शाम को सरगम के घर गई। वही उसके लिए नई लाल साड़ी और लाल चूनर लाई थी। साथ में लाल चूड़ियां, सिंदूरदानी, महावर और नए बिछुड़े भी लाई थी। वसुधा ने सरगम का श्रृंगार किया। फिर वसुधा बोली, चल चल मेरे साथ। वसुधा सबको लेकर कमलेश्वर के द्वार पर पहुंची। लाल सुहाग के जोड़े में वसुधा बड़ी खूबसूरत लग रही थी। कमलेश्वर ने पहली बार उसे इस रूप में देखा था। उसने देखा तो बस देखता ही रह गया। वसुधा ने कॉलोनी की और भी औरतों को बुलाया था। वे सब भी वसुधा और सरगम के पीछे थी। वसुधा ने सरगम से कहा कि कलश को पांव से गिराकर घर के भीतर प्रवेश करो। सरगम ने ऐसा ही किया। फिर वसुधा ने सरगम को कमरे में ले जाकर चटाई पर बैठा दिया और बाहर बैठक में आकर सबका चाय नाश्ता करवाने लगी। बुआ और बच्चे भी सबके साथ बाहर बैठक में ही थे। सरगम उस कमरे को गौर से देखने लगी। यही वो कमरा था। उसने संयम के साथ अपनी तमाम रातें बिताई थी। वो उसके साथ बिताए अपने अंतरंग पलों को याद करने लगी। रात भर चिंता के मारे उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए उसकी आंख बैठे बैठे लग गई और वो दीवार से टिके टिके झपकी लेने लग गई। तभी कमलेश्वर अपना बटुआ लेने उस कमरे में आया, जो कि उसी कमरे की अलमारी में रखा हुआ था। उसकी नजर सरगम पर पड़ी। सरगम सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। कमलेश्वर उसे एकटक निहारता रह गया। तभी वसुधा सरगम को नाश्ता देने आई और जब उसने कमलेश्वर को वहां देखा तो उल्टे पैर लौट गई। कमलेश्वर उसे देख ही रहा था कि सरगम का सिर दीवार से लुढ़क गया और उसकी आंख खुल गई। उसने कमलेश्वर को अपने सामने देखा तो पलकें झुका ली। वो बोली कुछ नहीं, लेकिन कमलेश्वर ही माहौल की चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मैं तकिया ले आता हूँ, तुम आराम से उस पर सिर रखकर सो जाना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सरगम ने शुष्कतापूर्ण उत्तर दिया। फिर कमलेश्वर भी कुछ नहीं बोला, अपना बटुआ उठाकर बाहर चला गया। रात होने को थी। सब कॉलोनी वाले खा पी कर चले गए थे। बैठक में जोशी जी और कमलेश्वर ने खाना खाया और इधर सरगम, वसुधा और बच्चों ने।
वसुधा और बुआ ने सबके गद्दे जमीन पर बिछा दिए। कमलेश्वर अपना बिस्तर बैठक में लगा कर लेट गया और फिर सब दिन भर के थके थे तो सबको आसानी से नींद आ गई। सुबह सबसे पहले सरगम उठी और वो जैसे ही नहाकर बाहर निकली तो तब तक कमलेश्वर भी जाग गया था। उसने सरगम को देखा तो बोला, मैं तो बाहर होटल में ही खाता हूँ, इसलिए तुम्हें तो यहाँ सुबह की चाय भी नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, सरगम बोली, लेकिन बच्चे तो दिन भर खाने को मांगेंगे। कमलेश्वर बोला, मैं सब कर लूंगी, तुम चिंता मत करो, सरगम बोली। कुछ देर में बुआ जी भी जाग गई। तब तक वसुधा सबके लिए थर्मस में चाय भरकर और गर्मा गर्म आलू के पराठे हरी चटनी के संग ले आई। फिर बोली, ये रहे तुम दोनों के टिफिन, ऑफिस जाते हुए लेते जाना। 1-2 दिन में तुम्हारी गृहस्थी इस घर में आ जाएगी, तब तक मेरे घर से काम चलता रहेगा। सरगम, अपने घर की चाबी देते जाना, मैं सब सामान मंगवा कर जमवा दूंगी। वसुधा जैसे ही जाने लगी तो पलटकर दोनों से बोली, और हाँ, तुम दोनों के बीच जो भी मनमुटाव हो, लेकिन ऑफिस दोनों साथ में ही जाना, क्योंकि दुनिया की नज़र में अब तुम दोनों पति पत्नी हो। कैंटीन में भी साथ में खाना, भले ही एक दूसरे से चाहे बात न करना, किसी को कुछ भी बोलने का मौका मत देना। इतना कहकर वसुधा चली गई। दोनों साथ में ऑफिस गए, खाना खाया, लेकिन बात न की। 1-2 दिन में ही वसुधा ने 1-2 मजदूर लगवाकर सारा सामान घर से मंगवाकर शिफ्ट भी करवा दिया। अब सरगम को वो अपना घर लग रहा था, बिल्कुल पहले जैसा। बुआ जी ने दोनों बच्चों को समझाया कि अब ये तुम्हारे पापा है, इन्हें पापा ही कहा करो। कच्ची उम्र के बच्चे इस बात को फौरन समझ गए, क्योंकि कमलेश्वर उन्हें प्यार भी तो करता था और उनका बड़ा ख्याल रखता था। बच्चे प्यार की भाषा जल्दी समझते हैं। अभी कमलेश्वर ने अपने घर में नहीं बताया कि उसे सरगम मिल गई है और उसके साथ इतना कुछ हो चुका है और कौन से हालातों में उसे सरगम की मांग भरनी पड़ी। कमलेश्वर ने सोचा तो कि घर में बताए, लेकिन फिर सोचा कि जब उसे सरगम दिल से स्वीकार कर लेगी तभी बताएगा। लेकिन सरगम ने अपने मामा दिनेश और मामी कनकलता को चिट्ठी लिखकर सब बता दिया, और कनकलता दिनेश को ये बहुत अच्छा लगा कि अब सरगम अकेली नहीं है, उसका हाथ कमलेश्वर ने थाम लिया है। अब सामान पूरी तरह से लग चुका था, इसलिए सरगम ने वसुधा को मना कर दिया कि अब आप तकलीफ ना उठाए, मैं सब कर लिया करूंगी। दूसरे दिन सरगम उठी, नहाकर रसोई में चाय बनाने लगी। तब तक दमयंती भी जाग गई थी। चाय बनाकर वो बुआ के पास लाकर बोली, बुआ, ये रही आपकी चाय, और ये वाली चाय अपने लाडले को दे दीजिए। तू ही क्यों नहीं दे आती, उसे अच्छा लगेगा। मैं क्यों जाऊं उसे चाय देने। अरे दे आना, जिद क्यों करती है। ठीक है, आप कहती है इसलिए जा रही हूँ उसे चाय देने। और सरगम चाय लेकर कमलेश्वर के पास पहुंचकर बोली, ये लो तुम्हारी चाय, पी लो। कमलेश्वर बोला, तुम इस हरी साड़ी में बड़ी अच्छी लग रही हो। तुम्हें याद है, एक हरी फ्रॉक मैं भी बाबूजी के साथ लेकर आया था तुम्हारे लिए। तुम्हें हरा रंग बहुत पसंद है ना। चाय पीने को कहा है, तारीफ करने को नहीं। इतना कहकर सरगम चली गई और कमलेश्वर मुस्कुराते हुए बोला, एक ना एक दिन तुम्हारा दिल तो मैं जीत कर ही रहूंगा। सरगम ने नाश्ता बना दिया। तब तक कमल नहाकर आ चुका था। उसे परोसकर नाश्ता दे आई, फिर उसके पास टिफिन रखकर बोली, ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स, रख लो। तुम अब अलग अलग डब्बा मत पैक किया करो, शाम को मैं थोड़ा बड़ा सा लंच बॉक्स ले आऊंगा, एक साथ उसमें ही दोनों का पैक कर लिया करो, वैसे ही खाया करेंगे जैसे स्कूल में खाते थे। कमलेश्वर की बात सुनकर फिर सरगम कुछ न बोली। शाम को कमलेश्वर एक नया लंच बॉक्स ले आया और सरगम को थमाते हुए बोला, ये लो, इसमें दोपहर का खाना पैक किया करो। दोनों का खाना एक साथ एक ही डिब्बे में पैक होता और दोनों साथ बैठकर ही खाते, पर आपस में बिना बात किए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 5-6 महीने और बीत गए। दशहरा आ गया। कमल ने बच्चों के संग दशहरा मनाया। घर के लिए चिट्ठी भी लिख दी कि छुट्टी नहीं मिल रही। फिर करवा चौथ भी आया। वसुधा ने सरगम से कहा, सरगम, व्रत रखना, क्योंकि अब तुम्हारी मांग सुनी नहीं है। बुआ और वसुधा के कहने पर सरगम ने व्रत रखा, श्रृंगार भी किया। बुआ ने बच्चों को संभाल लिया। पूजा के समय में वसुधा के पति जोशी जी और कमलेश्वर भी छत पर थे। चांद निकला। सरगम ने चलनी से चांद देखा, फिर कमलेश्वर की छवि देखी, उसकी आरती उतारी। फिर वसुधा ने कमल से कहा कि सरगम को कुछ मीठा खिलाओ और उसे जल पिलाकर उसका व्रत पूरा करो। कमलेश्वर ने ऐसा ही कहा। जब विधिवत पूजा करके सरगम कमलेश्वर के चरण स्पर्श करने को हुई तो कमलेश्वर पीछे हट गया। क्या हुआ कमल, पीछे क्यों हटे। दीदी, ये तो मुझे अब तक अपना दोस्त भी नहीं मानती। पति तो दूर की बात है, जब इसके दिल में मेरे लिए भाव जागे तब चरण स्पर्श करवाऊंगा, क्योंकि बिना भाव के ना तो आदर सम्मान होता है, ना चरण स्पर्श।
फिर सब नीचे चले आए, सब ने खाना खाया, फिर सब अपने अपने बिस्तरों पर जा लेटे। लेकिन सरगम रात को सो न सकी। उसे कमल की बात बहुत ज्यादा चुभ गई थी। उसने सोचा, सच ही तो कहा कमल ने, उसने मेरे सम्मान की खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिया, जबकि मैं विधवा थी, मेरे 2 बच्चे भी थे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दिल में मेरे लिए जो जगह बचपन में थी वो अब भी है। उसे फर्क नहीं पड़ा कि मैं किसी की ब्याहता हूँ, बच्चों की माँ हूँ। जब वो मेरे बच्चों का पापा बन सकता है तो क्या मैं अपने बच्चों की खातिर उसकी पत्नी न बन सकती? ऐसा कौन सा अहम है मुझ में जो आड़े आ रहा है और मुझे ऐसा करने से रोक रहा है? ये सोचते सोचते सरगम को नींद लग गई। एक शनिवार की शाम सरगम बाजार चली गई कुछ सामान खरीदने। बच्चे बुआ के पास थे। कमलेश्वर भी घर पर था और बच्चों के साथ ही खेल रहा था। तभी बुआ रसोई में कुछ काम करने लगी। सोचा, सरगम को आने में अभी समय लगेगा, मैं तब तक सब्जी वगैरह काट कर रख देती हूँ। इधर कमलेश्वर ने भी ध्यान नहीं दिया, वो पुलकित के साथ खेलने में व्यस्त था। तब तक हर्षित अकेले ही छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और वह स्वयं को साध नहीं पाया। उसके हाथ से सीढ़ी की पकड़ छूट गई और वह धड़धड़ाते हुए नीचे आ गिरा। आवाज सुनकर सब भागे। उसके सिर में चोट आई थी और खून बह रहा था। कमलेश्वर ने फौरन ही हर्षित को उठाया और डॉक्टर के पास ले भागा। उसकी तो जान सूख रही थी। डॉक्टर ने देखा तो बोला, कुछ नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, मामूली सी चोट है। बच्चों को तो ये सब होता रहता है। खून निकल गया तो अच्छा रहा, नहीं तो अंदरूनी चोट का डर बना रहता। उन्होंने सिरप दे दिया जिसको उसे 3 बार पिलाने के लिए कहा और दूसरा सिरप दे दिया ये कहकर कि जब बुखार आए तो देना। बच्चों के साथ ऐसा होने पर अक्सर बुखार की संभावना बनी रहती है। कमल डॉक्टर साहब का धन्यवाद करके हर्षवर्धन को लेकर घर पहुंचा। तब तक सरगम भी पहुंच चुकी थी और गुस्से में लाल थी। बुआ, ये उठाएगा मेरे बच्चों की जिम्मेदारी? देखा ना, थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, महाशय ने ध्यान नहीं दिया और बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। अरे उसके सिर क्यों सारा दोष मर रही है? मैं भी तो थी घर में। आपकी तो जैसे उम्र हो चुकी है, लेकिन ये तो देख सकते थे ना। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें काहे के लिए दी है? अच्छा अच्छा, मेरी आंखें बड़ी बड़ी है। चलो, कम से कम इतना ध्यान तो दिया मुझ पर। धन्यवाद ध्यान देने के लिए, कमलेश्वर बोला। इतना सुनते बुआ को हंसी आ गई तो उन्हें देखकर बच्चे भी हंस पड़े। सबको हंसता देख सरगम भी हंस पड़ी। कुछ देर बाद सरगम बोली, हंसी पे मत टालो, आइंदा ऐसा ना हो। जी बेगम साहिबा, जो हुक्म, आपकी इस बात पर गौर फरमाया जाएगा। कमल की बात सुनकर सरगम बोली तो नहीं, लेकिन मंद मंद मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। अब सरगम कमल से कभी कभार बात करने लगी थी, उसकी पसंद का खाना भी बनाने लगी थी। फिर दोनों एक दिन मंदिर गए। तब कमल ने सरगम से कहा, सरगम, तुम मुझे अपना पति मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त पहले था और हमेशा रहूंगा। मैंने तुम्हारा हाथ तुम्हारा साथी बनने के लिए थामा, ना कि जीवन साथी बनने के लिए। तुम अपने मन में कोई भी गलतफहमी मत रखना। मेरा इरादा गंदा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं जानती हूँ। इतना कहकर सरगम आगे बढ़ गई। फिर एक रात सरगम को जोर का बुखार चढ़ा। बुआ घबरा गई। रात को उन्होंने कमल को जगाकर बताया कि सरगम तो बुखार से तप रही है। छू कर देखा तो सचमुच बुखार बहुत तेज था। कमल ने बुआ से कहा कि हर्षित और पुलकित को आप अपने पास सुला लीजिए, कहीं माँ का बुखार बच्चों का ना लग जाए। मैं सरगम के पास बैठा हूँ और इसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता हूँ। मेरे पास बुखार की गोली पड़ी होगी, इसे खिला देता हूँ। इस वक्त तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। रात के 2 बज रहे थे, सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। गोली खाने के बाद सरगम का बुखार थोड़ा कम हुआ और वो सो गई। लेकिन कमल उसके सिरहाने ही बैठा रहा, बार बार उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां बदल कर रखता रहा। रात भर बिल्कुल भी न सोया, पलके तक नहीं झपकाई उसने। सुबह होते होते सरगम का बुखार फिर तेज होने लगा। उसके चेहरे पर और हाथों में 1-2 दाने भी निकल आए। कमल समझ गया कि सरगम को माता निकली है, इसलिए इतना तेज बुखार हुआ है। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने दूर से सरगम को देखकर बता दिया कि माता निकली है। थोड़ी दवा भी दे दी और बाकी एहतियात बरतने के लिए बोला, क्योंकि संक्रमित रोग है, घर के और सदस्यों को भी हो सकता है। बच्चों को भी इनसे दूर रखिए। डॉक्टर का धन्यवाद करते हुए कमल उन्हें बाहर तक छोड़ आया और बुआ से बोला कि आप बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में रहिए, मैं सरगम की देखभाल करूंगा।
कमल सरगम की देखभाल करता। नीम का पानी उसने बाथरूम में भरकर रखा उसके नहाने के लिए। अपने हाथों से खाना खिलाता, सिर दबाता, सिर में तेल लगाकर उसके बाल बनाता, जमीन पर गद्दा बिछाकर उसके कमरे में ही सोता। इतना सेवा भाव पाकर सरगम के आंसू बह निकले। तब कमल पूछता, रो क्यों रही है पगली? सरगम कहती, तुम मेरी इतनी सेवा जो कर रहे हो। फिर कमल कहता, आखिर तुम मेरे दोस्त हो, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर सरगम निहाल हो जाती। 15 दिन में सरगम बिल्कुल ठीक हो गई। ये दवा का असर नहीं था, हमदर्दी और अपनेपन का असर था जो सरगम ठीक हो गई। इन 15 दिनों में सरगम ने ये जान लिया कि कमल सच में उससे प्यार करता है, उसका सच्चा साथी है। वो बिल्कुल स्वयं की ही तरह है, लेकिन उसकी भावनाओं को शब्द नहीं मिले अपनी बात कमल तक पहुंचाने के लिए। कमल ने अब महसूस किया कि सरगम की निगाहें उसको प्यार भरी दृष्टि से देखती है। बुआ ने सरगम के ठीक होने पर घर में कन्या जिमा दी, क्योंकि बड़े बड़े माता निकलने के बाद ऐसे करते थे। दिन बीते, महीने बीते, ऐसे 1 साल होने को आया। कमल इस बीच बस एक बार अपने घर गया था, तो उसने गांव जाने का सोचा। कमल ने 2 दिन बाद का रिजर्वेशन करा लिया। एक ही ट्रेन थी जो उसके गांव के पास वाले कस्बे तक जाती थी। वो कस्बे तक ट्रेन से जाता और वहां से अपने गांव के लिए तांगा पकड़ लेता। उस दिन इतवार था। उसे स्टेशन तक छोड़ने जोशी जी गए। बोले, स्कूटर पर छोड़ आता हूँ, तुम्हारे पास ज्यादा सामान तो है नहीं। जोशी जी उसे ट्रेन में बिठाकर वापस आ गए। ट्रेन को स्टेशन से निकले 2-4 घंटे ही बीते होंगे कि वसुधा और जोशी जी रेडियो सुन रहे थे। तभी समाचार सुनाई दिया कि कालका एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कई लोगों की जान जा चुकी है। बचाव कार्य चल रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मृतकों को भी अस्पताल में रखवाया जा रहा है। ये सुनकर तो जोशी जी के होश उड़ गए। बोले, ये तो वही ट्रेन है जिस पर कमल गया है और रूट भी वही बताया जा रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसे बताए सरगम को? लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। हो सकता है कि कमल एकदम ठीक हो। हमने तो केवल रेडियो पर यह खबर सुनी है। हो सकता है हालात उतने गंभीर ना हो। वसुधा बोली, तो चलो उसे बता कर आते हैं। दोनों सरगम के घर पहुंचे और बड़ी हिम्मत करके यह बात बता सरगम वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। वसुधा ने फिर सरगम के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। सरगम को होश आया तो सोचने लगी एक बार फिर से वही मंजर। अभी तो बड़ी मुश्किल से उभरी थी उसमें से। बुआ भी बिलक पड़ी। ना जाने अब क्या होने वाला है। ये कहकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जोशी जी बोले, चिंता न करिए, मैं टेलीफोन करके पूछता हूँ कि क्या माजरा है। आप जाइए ना, जल्दी से पता कीजिए कुछ। वसुधा बोली, हाँ हाँ जा रहा हूँ, तुम इन दोनों को संभालो। और जोशी जी जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे तो सामने से कमल आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर जोशी जी का दिमाग चलना बंद हो गया। जोशी जी को ऐसे हतप्रभ सा देखकर कमल ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कोई भूत देख लिया क्या? ऐसे ही समझो, जोशी जी बोले। जब सबने कमलेश्वर की आवाज सुनी तो दरवाजे के पास भाग कर आए और सरगम जाकर कमल के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, ये कैसा गंदा मजाक था? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मजाक? कैसा मजाक भाई? जरा मैं भी तो सुनो, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? कमलेश्वर बोला। तब जोशी जी बोले, तुम जिस ट्रेन से गए वह 4-5 स्टेशन के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। तुम सही सलामत हो, इसलिए हम सब अचरज में हैं। यहाँ तो रोना धोना चल रहा था। अच्छा तो ये बात है, अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। हाँ हाँ बताओ, कैसे किया तुमने चमत्कार? वो हुआ यूं कि आप मुझे ट्रेन में बिठाकर चले गए। ट्रेन चल पड़ी। जब टीसी आया और उसने टिकट मांगा तो मैंने जेबें टटोली तो टिकट तो नदारद था। मैंने उससे कहा कि टिकट नहीं है तो उसने कहा कि दूसरा बनवा लो। जेब टटोली तो बटुआ भी नदारद था। याद आया कि आज तो बटुआ अलमारी से उठाया ही नहीं, शायद टिकट भी उसी में था। क्योंकि आप स्टेशन छोड़ गए थे इसलिए रिक्शे का किराया भी नहीं देना पड़ा, नहीं तो स्टेशन पर ही याद आ जाता कि बटुआ घर पर छूट गया है। टीसी ने घोर बेइज्जती की और बोला कि अगले स्टेशन पर उतर जाना, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं अगले स्टेशन पर उतर गया और वहां से वापस आने की बस पकड़ी। कोई भी बस वाला बैठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि किराए के पैसे नहीं थे। इसलिए तो लौटने में इतनी देर हो गई। फिर एक बस वाले को अपनी सोने की अंगूठी दी, तब जाकर उसने बैठाया। तब मैं यहाँ वापस आ पाया। ओहो, तो ये बात है। और यहाँ हम सबकी सांसें अटकी थी, जोशी जी बोले। तब वसुधा बोली, सरगम, हमें पता चल गया कि तुम कमल को चाहती हो, तो क्या ऐसे ही सबके सामने उसके सीने से लिपटी रहोगी?
पूरी रात पड़ी है भाई बातें करने को। ये सुनकर सरगम शर्माते हुए कमल से दूर जा खड़ी हुई। वसुधा बोली, बुआ जी आज आपका और बच्चों का हमारे घर में न्योता है। आप हमारे घर ही सोएंगी। खाना बनते ही तुम दोनों के लिए भी पहुंचा दूंगी। और जाते जाते बच्चों को अपने साथ ले गई। कमल ने सरगम के पास जाकर पूछा, तो हमारी बेगम साहिबा हमारा इतना इंतजार कर रही थी? किसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी जी? मेरे दिल ने, कमल बोला। और क्या कहता है तुम्हारा दिल? सरगम ने पूछा। कि हमारी बेगम साहिबा को हमसे प्यार हो गया है। झूठ कहता है तुम्हारा दिल, सरगम बोली। तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं करती, सरगम शर्माते हुए बोली। आंखों में आंखें डालकर बोलो, तभी मानूंगा। सरगम ने कमल की आंखों में आंखें डाली और उससे धीरे से लिपट कर बोली, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ कमल, और तुमसे अब कभी भी दूर नहीं जाना चाहती। मैं तो कब से यही चाहता हूँ। और कमल ने सरगम को अपनी बाहों में समेट लिया। उस रात कमल और सरगम ने दिल से एक दूसरे को अपना बना लिया। उनकी प्यार की नैया जिंदगी रूपी नदी में तैरने लगी। फिर 1 साल के बाद सरगम ने एक बेटी को जन्म दिया। कमलेश्वर ने तीनों बच्चों में कभी फर्क नहीं किया और कभी पुलकित और हर्षित को ये नहीं पता चलने दिया कि वो उनका दूसरा पिता है। कमलेश्वर के परिवार ने भी सरगम को और उसके बच्चों को दिल से अपना लिया। आज भी दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल है। पुलकित को अपना ये पुराना घर दे दिया है और हर्षित को नया घर बनवा दिया है। और बेटी शुभाली भी नौकरी करती है। उसे भी ईश्वर की कृपा से अच्छा घर और वर मिल गया है। वे दोनों रिटायरमेंट के बाद बारी बारी बच्चों के घर जाते रहते हैं। तो ये थी पापा और मम्मी की कहानी। पुलकित की पत्नी अविका ने बुआ से कहा, हाँ ये थी सरगम की कहानी। उसके पास अभी भी उसका सुहाग, सिंदूर और प्रेम तीनों है। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई है। क्या आपको कहानी का अंत पसंद आया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो।